तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। कुछ दिन हम बीच में मिल नहीं पाए, इसके लिए क्षमा। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए, जैसा कि साथियों आप सबको पता होगा कि आज हम विशेष तौर से बोर्ड की कक्षाओं के बोर्ड बहुत नज़दीक है, परीक्षाएँ बहुत ही नज़दीक है, तो हम उनके बारे में विशेष कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमारे बोर्ड में, हमारे परिणाम में कुछ न कुछ फ़ायदा हो। और साथियों मुझे विश्वास भी है और हम ऐसी आशा भी रखते हैं भगवान से कि वो ज़रूर हमारी मेहनत को सफलता के उच्च शिखर पर पहुँचाएगा, जिस शिखर की बात हम कर रहे हैं या हमने सोचा है। तो साथियों जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी मतलब 10 कक्षा 10वीं के जो आर्थिक अर्थव्यवस्था वाली किताब है या अर्थशास्त्र की किताब है, उनमें हमने पहले और दूसरे पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया। आज हम साथियों इसी के साथ ही तीसरा, चौथा और पाँचवाँ उन 3 पाठों के बारे में ज़िक्र करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे साथियों या ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम एक निश्चित टारगेट के साथ एक किताब को पूर्ण तरीके से याद कर सकते हैं और कुछ ही कम समय में। देखिए साथियों समय बहुत ही कम है, लेकिन कम समय का सदुपयोग कैसा जाए? किसी कवि ने बहुत बेहतरीन कहा है कि समय चला गया है सो चला गया है, लेकिन बचा कितना है? कि मान लीजिए 5 दिन बचा है, लेकिन जो बचा उसका तो सदुपयोग करें। जो तो चला गया, वो तो चला गया, वो वापस आने वाला नहीं। चिंता करेंगे तो भी वापस आएगा नहीं। अगर हम टेंशन के मारे बैठ जाएँगे तो भी वापस आएगा नहीं और ना प्रार्थना करने से वापस आएगा। तो इसलिए हमारे पास जितना समय है, उस समय का ठीक तरीके से सदुपयोग करके हमें आगे किस तरीके से चलना है, हम उसमें उस निश्चित समय में किस तरीके की हम निश्चित रणनीति बनाएँ और उन रणनीति के माध्यम से हम ठीक तरीके से अपना क्या करें, काम करें और अगर हम साथियों काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़रूर मेहनत के उच्च शिखर पर पहुँचेंगे, जिस शिखर का हमारा सपना है या जिस शिखर को प्राप्त करवाने के लिए हमारे परिवार वाले, हमारे माता-पिता और हमारे गुरुजी ऐसा सोच रहे हैं कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ें और इतिहास में अपना नाम रोशन करें। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए, जैसा कि साथियों आज हम बात करेंगे, एक अपना है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख। हम 3 पाठों के बारे में बात करेंगे साथियों आज 3 अध्यायों के बारे में। एक मुद्रा और साख, एक वैश्वीकरण और आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था और एक हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण। हम ऐसे तरीके से देखें तो भी तीनों पाठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई हमारे घर में कोई हमारे वृद्ध लोग बैठे हैं, दादा के समान या पिता तुल्य बैठे हैं, तो अगर वे भी देखते हैं तो भी उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा, बहुत अच्छा होगा क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा कि वास्तव में सरकार क्या-क्या कर रही है और वर्तमान जो ज़माना है वो किस तरीके का है और किस तरीके का नहीं है। कौन-सी चीज़ का जैसे हम बात कर रहे हैं मुद्रा और साख का, इसी के साथ ही जैसे कि आप सबको पता ही है कि मुद्रा और साख का नाम लेते ही सबसे पहले बैंकिंग आती है। ब्याज हर एक व्यक्ति को ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है, कहाँ से लेना चाहिए, क्यों से लेना चाहिए? मतलब कहाँ से लेना चाहिए और अगर कहीं से लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? कहाँ से फ़ायदा है और कहाँ से नहीं है? उससे पहले हम करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि साथियों सबसे पहला ही नाम आया मुद्रा। तो भारत की मुद्रा क्या है साथियों? तो भारत की मुद्रा है रुपया। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं भारत की मुद्रा। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया। भारत की मुद्रा है रुपया। अब मुद्रा कौन जारी करता है साथियों? तो आरबीआई जारी करता है। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है साथियों? मुद्रा जारी करता है। ठीक है, ये आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके कहने पर या किसके प्रयासों से, किसके नेतृत्व में रहकर? तो केंद्र सरकार के नेतृत्व में। तो केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में कौन मुद्रा जारी करता है? तो आरबीआई। अब देखिए भारत में वर्तमान में करेंसी कौन सी है? अगर हम देखें तो वर्तमान भारत की करेंसी है रुपए, नोट व सिक्के। नोट व सिक्के। ठीक है साथियों। अब देखिए नोट 10 का नोट हो सकता है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, 2000 का है। ये पहले 1000 और 500 के नोट थे, लेकिन 1000 तो 2016 में जो विमुद्रीकरण किया गया या नोटबंदी की गई उनके तहत बंद कर दिए गए।
नए नोट निकालें तो वो एक थोड़ा सा साथियों याद रखना कि इन नोटों के ऊपर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। और बाकी सिक्के 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपए के सिक्के हैं या 20 का 10 का जो सिक्का भी चल रहे हैं वो उनके सिक्के। तो भारत की करेंसी में क्या सम्मिलित है, नोट और सिक्के सम्मिलित है। तो ये तो एक साथियों वित्त सचिव का होता है, 1 रुपए के नोट पर ये थोड़ा-सा अगर कोई पूछ लेंगे, बाकी नहीं पूछेंगे ऐसा, लेकिन वो थोड़ा याद रखें तो वित्त सचिव के उनके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर, बाकी सब पर किसके होंगे, गवर्नर के ही साइन होंगे। अब देखिए साथियों, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब अगली चीज़ आती है कि मुद्रा और शाख। तो अब मुद्रा पढ़ ली तो फिर शाख क्या है? तो देखिए साथियों, शाख 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन-कौन सी? एक होती है औपचारिक, कौन सी होती है साथियों, औपचारिक, और एक होती है अनौपचारिक। ये औपचारिक और दूसरी है अनौपचारिक। ठीक है। औपचारिक शाख में कौन कौन से हैं, जैसे कि साथियों बैंक, क्या है, बैंक, इसके साथ ही सहकारी समिति, सहकारी समितियां, ये सहकारी समितियां वगैरह ये किस में आएगी, सहकारी समितियां हैं, और इसके साथ ही बैंक है, तो ये तो औपचारिक में आएंगे। और अनौपचारिक में कैसे कौन कौन से आएंगे, तो जैसे मित्र है, मान लो कर्जदाता है, महाजन है, स्वयं सहायता समूह है, या फिर हाँ स्वयं सहायता समूह अगर वो खुद देते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि स्वयं सहायता समूह भी एक है, लेकिन मित्र है, महाजन है, रिश्तेदार है, ये सभी है रिश्तेदार। तो शाख 2 प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक शाख होती है। औपचारिक शाख में क्या होता है, बैंक और सहकारी समितियां होती है। हम ये पढ़ सकते हैं कि औपचारिक ऋण के स्रोत कौन कौन से हैं और अनौपचारिक ऋण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साथियों। तो औपचारिक में है बैंक और सहकारी समितियां, और अनौपचारिक में कौन से हैं, ऋण है, मतलब अनौपचारिक ऋण के स्रोत कौन से हैं, मित्र है, कर्जदाता है, महाजन है और रिश्तेदार है। अब साथियों आगे हमें, तो सबसे पहली चीज है बैंक। हमें बैंक की आवश्यकता क्यों है, या बैंक के कार्य क्या है, तो बैंक किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, ब्याज पर पैसे उपलब्ध करवाता है, धन उपलब्ध करवाता है। और दूसरा किसी भी व्यक्ति के पास अगर अधिक पैसा है तो उसके धन को या उसके नकद को जमा भी करता है कौन, तो बैंक करता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे धन को जमा भी करता है और देने का भी, जिन व्यक्ति को आवश्यकता होती है धन को, उस व्यक्तियों को धन एक ऋण की शर्तों के आधार पर उपलब्ध करवाता है। अब साथियों बैंक के कार्य तो ये हो गए। तो अब हम बात करते हैं कि बैंक के कार्य के बाद तो ऋण की शर्तें क्या है। तो ऋण की शर्तों में देखिए साथियों कि हम बैंक से क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, तो बैंक की जो ब्याज की दर होगी वो है, उसके साथ ही जो अपने पास जो कागजात लेगा, हमारे मतलब है कि हम कोई भी ऋण लेते हैं तो ऐसे तो बैंक देता नहीं है, उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो मतलब हम कागजात देने पड़ते हैं और कुछ ऐसी हमें दस्तावेज देने पड़ते हैं, आवश्यक दस्तावेज, जिससे कि वो हमारे प्रति विश्वास करें उन दस्तावेजों के आधार पर कि ये व्यक्ति सही है और समय पर क्या करेगा, अपना कर्ज वापस चुकाएगा। तो ये जो जो हम दस्तावेज देते हैं, जो या जो कर की जो ब्याज की शर्तें वगैरह है, वो सारी की सारी क्या है, ऋण की शर्तें हैं या बैंक की क्या है, शर्तें हैं। इसके साथ ही साथियों हमें याद करना कि ये जितने भी बैंक होते हैं, ये बैंक भारत में जितने भी बैंक है, ये किसके अंडर में है, ये सब रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कार्य करते हैं। ये किससे ब्याज, मतलब ब्याज पर पैसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं और उनकी ब्याज दर क्या होगी, इन सब के बारे में इन्हें बताना होगा। कौन से बैंक को, रिजर्व बैंक को। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मुख्यतः रिजर्व बैंक ही इनके ऊपर क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, या अपना इन सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, या अपना नियंत्रण उनके ऊपर रखता है। चलिए साथियों, अगली हम बात करें कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा इस पार्ट का, मुद्रा और साख में क्या अंतर है। तो जैसा कि साथियों हम बात करते हैं कि भारत की मुद्रा है वो करेंसी है, भारत की मुद्रा रुपया है, ठीक है। इसके साथ ही भारत की मुद्रा या करेंसी को कौन जारी करता है, तो भारत की मुद्रा को रिजर्व बैंक जारी करता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि और मुद्रा में कौन कौन से, तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा में अपने रुपए हैं और सिक्के हैं, इनके साथ ही मुद्रा का महत्व ज्यादा है, जितना कि बैंक मतलब अपने बैंकों का या शाख का नहीं है। तो ये तो तीन तो चीजें हो गई मुद्रा के संदर्भ में। अब देखिए शाख 2 प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। शाख पर नियंत्रित रहता है बैंकों का, और इसके साथ ही हम एक तो ये कह सकते हैं, और मतलब है कि शाख पर किसका नियंत्रण रहता है, तो रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। और शाख से ज्यादा महत्व किसका है, तो मुद्रा का शाख से भी ज्यादा महत्व है।
अब देखिए साथियों, जो औपचारिक ऋण के स्रोत है और अनौपचारिक ऋण के स्रोत में अंतर क्या है? औपचारिक ऋण के स्रोत क्या है कि जैसे बैंक है और सहकारी समितियाँ, ये क्या करती है किसानों को कम ब्याज पर पैसे उपलब्ध करवाती है। ये प्रताड़ित नहीं करती है लोगों को बिना मतलब से। ये अपनी सरकार इनके ऊपर हस्तक्षेप रखती है, थोड़ा बहुत ध्यान रखती है, सरकार की निगरानी में होते हैं, जिससे कि लोगों पर अत्याचार नहीं हो सके और कभी-कभी कोई विशेष मुआवजे के माध्यम से या विशेष योजनाओं के माध्यम से तो मतलब है कि ब्याज जो हमें लोन लिया गया है, वो लोन माफ भी हो सकता है। तो इनमें कुछ विशेष फ़ायदे ये हैं। लेकिन अनौपचारिक शाख में क्या होता है साथियों या अनौपचारिक ऋण के क्षेत्र में क्या होता है कि इनमें मित्र है, कर्जदाता है, महाजन, रिश्तेदार इनसे पैसा लिया जाता है और वहाँ औपचारिक मतलब ऋण के बजाय जो शर्तें हैं उनकी बजाय कठिन शर्तें होती है और उन शर्तों के माध्यम से हमें हमें पैसों की आवश्यकता होती है, हमें पैसे लेने पड़ते हैं और हम वहाँ से पैसे ले भी लेते हैं, तो वहाँ ब्याज की दर भी ज़्यादा होती है। कोई अतिरिक्त उनके ऊपर सरकार भी नियंत्रित नहीं करती है उन्हें, ना रिज़र्व बैंक का उनके ऊपर कोई नियंत्रण होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वे क्या करते हैं कि ब्याज पर ब्याज लेते हैं, ब्याज पर ब्याज लेते हैं, आखिरकार एक ऐसे चंगुल में फँसा देते हैं कि व्यक्ति कभी गरीबाई से या बेरोज़गारी से ऊपर उठ ही नहीं पाता है या अपने ऋण को पूरा जमा ही नहीं करवा पाता है और आखिरकार वो खुद क्या हो जाता है, बेरोज़गार हो जाता है, यानी कि काम-धंधे छोड़ने में मजबूर हो जाता है। दिवालिया होने तक की परिस्थितियाँ आ सकती है। तो ये है साथियों औपचारिक और अनौपचारिक। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या हमें औपचारिक क्षेत्रों या बैंकों से ऋण क्यों लेने चाहिए? तो बैंकों से ऋण इसलिए लेने चाहिए, जो हमने औपचारिक क्षेत्रों में बात की वो और हमें अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण क्यों नहीं लेने चाहिए? इसलिए नहीं रहने लेने चाहिए क्योंकि वहाँ सेवा और शर्तें थोड़ी कठिन है, ब्याज दर अधिक है, ब्याज का समय पर नहीं चुका पाया तो हमारी मान-हानि भी हो सकती है, मतलब रिश्तेदारों में इज़्ज़त भी खराब हो सकती है। इसके साथ हम ये भी बात कर सकते हैं कि ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है। तो कहने का मतलब है आखिरकार इतनी दिक्कतें आ जाती है कि हम मजबूर हो जाते हैं या हमारी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती है, जो भी है बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं साथियों। तो ये अनौपचारिक क्षेत्रों में ऐसा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 90% के आसपास लोग हैं वो किनके ऊपर निर्भर है? अनौपचारिक क्षेत्रों के ऊपर निर्भर है और औपचारिक क्षेत्रों पर लगभग 10% है। शहरों में हम बात कर सकते हैं कि ठीक तरीके से लगभग शहरों पर लोग निर्भर रहते हैं, मतलब बैंकों पे, लेकिन उसके बावजूद भी वे रिश्तेदार वगैरह। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं, वो शहरों पर मतलब औपचारिक क्षेत्र यानी कि बैंक से ऋण कम लेते हैं और मित्र है, कर्जदाता है, महाजन है, रिश्तेदार से ज़्यादा लेते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि एक तो हम ये बात कर सकते हैं कि उन्हें वे इतने समझदार नहीं है, मतलब उन्हें बैंकों की सेवा संबंधी ऋणों का पता नहीं चला। एक तो उनकी शर्तों का भी पता नहीं है, मतलब वे अभी इन जानकारी से भी बहुत सारे लोग वंचित हैं, तो इसके लिए उन्हें जागरूक करना चाहिए। नंबर 2 ये भी हो सकता है साथियों कि बैंकों की सेवा और क्योंकि बैंकों में फिर पहले क्या आपने कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ता है या अपने दस्तावेज या कागज़ात दिखाने पड़ते हैं माध्यम जिनके ऊपर या उन्हें माध्यम बनाकर वे लोन या किसी को कर्ज दें। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ऐसी मतलब हम शहरों की बात करें अगर छोटी-सी उदाहरण लें, हम गाँव की बात कर रहे हैं लेकिन उसी के बाद ही अगर किसी के व्यक्ति के पास कोई ज़मीन वग़ैरह नहीं है, किसी ज़मीन के दस्तावेज़ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या करेगा? तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को बैंकों के जो मतलब ऋण की शर्तें हैं, उनमें सरलीकरण करने की आवश्यकता है और मैं तो ये कह रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता तो ये है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, इनके फ़ायदों के बारे में बताना चाहिए, इनके शर्तों के बारे में बताना चाहिए ताकि ताकि लोग कुछ अच्छा कर सकें और अनौपचारिक क्षेत्रों से कम ऋण लें और इसके साथ ही औपचारिक क्षेत्रों से ज़्यादा ऋण लें। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है साथियों की सहकारी समितियाँ भी बनाई गई है। तो और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह बने हैं व्यक्तियों के और वे स्वयं सहायता समूह में निर्णय व्यक्ति या सदस्य खुद लेते हैं और वे क्या करते हैं कि बैंकों को कहते हैं कि भई आप इन व्यक्तियों को कर्ज दीजिए, इनकी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं और अगर ये कर्ज नहीं लौटाएगा तो इनका कर्ज हम लौटाएँगे। तो उनके आधार पर भी बैंक क्या कर रहे हैं, उन्हें लोन दे रहे हैं जिससे कि छोटे-छोटे मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोग अपने धीरे-धीरे उद्योगों को या हम कह सकते हैं कि अपने कामों में लगातार क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा कैसा है साथियों संगठित और असंगठित क्षेत्रक। संगठित और असंगठित क्षेत्रक हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा है, इसमें भी पढ़ेंगे। तो वो यही है कि संगठित क्षेत्रक ऐसे क्षेत्रक होते हैं,
जो क्या करते हैं साथियों, जिसमें विशेष तरीके से सरकार का अंग हम कह सकते हैं गवर्नमेंट नौकरी वगैरह ये सारे के सारे संगठित में आते हैं, और हम निजी किसी जगह पर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो वो असंगठित में आएँगे। उसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर अगर आपको पूछ ले साथियों, तो भी आपको याद रखना है कि स्वामित्व के आधार पर निजी और सार्वजनिक 2 तरीके हो सकते हैं। कभी-कभार पूछा जा सकता है साथियों, वर्तमान में लेन-देन के कौन-कौन से तरीके अपनाए गए हैं? तो साथियों, एक चेक हो स आप चेक का लिख सकते हो, फ़ोन पे लिख सकते हो, गूगल पे लिख सकते हो, आप पेटीएम लिख सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा लिख सकते हो। ये इन सारी की सारी शर्तों के आधार पर हम ये बात कर सकते हैं कि वर्तमान में ये जो स्रोत है जिनसे लेन-देन किया जा सकता है। इसके साथ ही साथियों, अगर हम इन चीज़ों के बारे में अगर हम आगे बात करें, तो हमने स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ा। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि स्वयं सहायता समूह है, उसमें निर्णय सदस्य खुद लेते हैं। मतलब स्वयं सदस्यों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अपना ये पाठ हो जाता है पूरा। और ऐसे की ऐसी एक हमारे किताब में कोई घटना दे रखी है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के लोगों ने ऐसा किया है, तो उनको इनके ऊपर क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। एक बार विशेष तरीके से सुन लेना साथियों कि मतलब ऋण आपने मुद्रा और साख में अंतर क्या है? एक ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। इसके साथ ही कि हमें बैंकों से ऋण क्यों लेना चाहिए? और या फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बैंक के कार्य क्या है? और नहीं तो फिर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ज़्यादातर लोग अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेते हैं, ऐसा क्यों? और अगर ऐसा नहीं करवाना है, औपचारिक क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना है, तो लोगों को कौन-कौन से या क्या-क्या नई तकनीकें अपनानी पड़ेगी, जिसके माध्यम से लोग बैंकों की ओर आकर्षित होंगे गाँव वाले। अब है वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। कौन सा है साथियों? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहला है साथियों वैश्वीकरण। क्या नाम आया है? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या होता है? तो साथियों, सबसे पहले इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी न किसी तरीके से पूछी जा सकती है, या सीधी 1 नंबर की पूछी जाएगी, वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है? या पूछा जाएगा वैश्वीकरण, खाली जगह में पूछ लिया जाएगा वैश्वीकरण और उदारीकरण, और या फिर पूछ लिया जाएगा वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो भी याद रखना है। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध, परस्पर संबंध, संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया। तो तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? वैश्वीकरण कहलाती है। अब देखिए, हम ये बात करते हैं साथियों कि ज्यादातर वैश्वीकरण की बात 1960, 50, 60, 70 के दशकों में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। 1991 में भारत में 1991 के बाद हम कभी कभार पढ़ते हैं कि 1991 में एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत के ऊपर आर्टिकल 360 का प्रयोग करने की बात, मतलब वित्तीय आपातकाल, वित्तीय संकट आ गया था, और उस संकट को उबारने के लिए हम मनमोहन सिंह की बात करते हैं। हम मतलब ईस्ट एक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, मतलब है कि ईस्ट पॉलिसी कभी कभार आता है कि पहले पूर्व की ओर देखो, और ऐसा करके एक ऐसी नीतियां लेके आए थे कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, मतलब पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। तो उस समय भारतीयों ने क्या किया था? भारत में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने की बात की। हम ये पढ़ते हैं साथियों कि जिस समय एक अमेरिका की कंपनी है 1995, ये मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि अमेरिका की एक कंपनी है फोर्ड, जो 1995 में हिंदुस्तान में आती है, इसी वैश्वीकरण के जरिए आती है। और वो क्या करती है? स्थानीय कंपनियों के साथ अपने जो भी है नियम शर्तों के तहत मतलब सम्मिलित हो जाती है, और फिर वो अपना पूरे देशों में या विदेशों में भी अपना क्या कर रही है? प्रसार कर रही है। हम वैश्वीकरण की सामान्य अर्थों में अगर साथियों बात करें, तो एक देश का व्यापार दूसरे देशों के मध्य, यानी कि विश्व के सभी देशों के मध्य व्यापार को करना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण व्यापार भी करता है, एक देश के प्रोडक्ट को, मतलब वस्तुओं को दूसरे देश में भी बेचता है, और दूसरे देश की वस्तुओं को अपने देश में लाता है, मतलब आयात और निर्यात बढ़ता है इससे। इसके साथ ही साथियों का हमारे देश की संस्कृति और विदेशी संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इसके साथ हमें ये भी रखना है कि इससे एक मतलब है कि हमारे जो परिवार का क्षेत्र है, या हमारे जो देश का क्षेत्र, जो सीमित क्षेत्र है एक देश का, उससे परे होकर हम पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कहीं न कहीं इसकी नैतिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, कहीं न कहीं वैश्वीकरण में।
लेकिन वैश्वीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो कौन निभाती है साथियों? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां निभाती है। कौन सी निभाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक साथियों याद रखना, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है कि वे कंपनियां जो एक देश से दूसरे देश में क्या करती है, अपना निवेश स्थापित करती है, अपना निवेश करती है और वहीं उद्योग स्थापित करती है, तो वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां होती है जो विभिन्न देशों में अपना क्या है, स्थायित्व या निवेश स्थापित करती है। इसके साथ ही हमें ये भी याद रखना है साथियों कि वैश्वीकरण क्या कर रहा है कि जैसे कि हम ये बात करते हैं कि जैसे आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में देखने को मिलेगा वैश्वीकरण में, और डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। कभी कभार पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार, डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन है। 1990 के दशक में विश्व व्यापार संगठन के प्रति बहुत ज्यादा मतलब गहराई से ध्यान दिया गया डब्ल्यूटीओ के माध्यम से। और डब्ल्यूटीओ क्या करता है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है मतलब वैश्वीकरण है, उनके सेवा शर्तों के बारे में ध्यान रखता है और विदेशी जो आयात निर्यात है उनके प्रति अपने नियम बनाता है, सेवा शर्तों को लागू करता है या उनकी निगरानी करता है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से सभी देशों के मध्य मतलब है कि उनके उद्देश्यों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके और एक दूसरा देश अपना आयात निर्यात ठीक तरीके से सफलतापूर्वक करता रहे। ये दायित्व किसके हैं साथियों? ये कार्य किसके हैं या उद्देश्य किसके हैं? डब्ल्यूटीओ के। तो डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ का वास्तविक नाम क्या है कि इसका मतलब है कि वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है साथियों वैश्वीकरण के नियमों में उदारता लाना। वैश्वीकरण के नियम है उनमें क्या लाना? उदारता। मतलब हम कह सकते हैं विश्व व्यापारों में क्या करना? उदारता। एक दूसरे देश के साथ जो व्यापार हो रहे हैं उन व्यापारों के नियमों में क्या लाना? उदारता लाना। मतलब उन अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना। ये है साथियों इनका डब्ल्यूटीओ का पूरा काम। लेकिन होता क्या है साथियों, डब्ल्यूटीओ ठीक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतलब विकसित देश है वो देश क्या कर रहे हैं कि अन्य विकासशील देशों के ऊपर हस्तक्षेप कर रहे हैं और अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत सारा ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और ये नकारात्मक परिणाम में भी लिख सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव में भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो विकासशील देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो उतना विकास नहीं कर पाई कि जितना कि विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां उतना विकास कर पाए। ये मतलब है कर रही है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना डब्ल्यूटीओ के बारे में। पूरा नाम पूछा जा सकता है और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण के नियमों में उदारता लाना इसका उद्देश्य है। किसका? डब्ल्यूटीओ का। अब साथियों हम आगे बढ़े तो ये है वैश्वीकरण। अब देखिए अगर वैश्वीकरण के संदर्भ में, तो वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से या वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख कारक है साथियों प्रौद्योगिकी। कौन सा है साथियों? प्रौद्योगिकी। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं तो आपको पता होगा साथियों इसमें पर उपसर्ग है, उद्योग शब्द है, ठीक है, और इसके साथ ही ई की परतें है साथियों, ये भी थोड़ा याद करना। मतलब एक परत और फिर ई है, एक प्लस ई। तो ये हो गया आपने क्या कि प्रौद्योगिकी। हमें पता है कि शब्द उद्योग है, उद्योग में एक लगते ही शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ लघु का क्या होगा? दीर्घ होगा, तो औद्योगिक हो जाएगा। और औद्योगिक पर यहाँ इधर लग जाएगा तो फिर ओ किस में आ जाएगा? प्रो में आ जाएगा। और फिर इकी लगा है तो ये फिर बाद में तो की लगा ही है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि पहले हमने औपचारिक और अनौपचारिक में भी काम किया था, मतलब उपचार प्लस एक और अन प्लस उपचार प्लस एक, ये भी दोनों शब्द थोड़े से याद रखने। तो ये तो साथियों हो गया। अब इसमें क्या है कि प्रौद्योगिकी की सबसे महत्वपूर्ण है, किसमें? वैश्वीकरण के सब कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन 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 से हैं? तो प्रौद्योगिकी है। और देखिए इनके साथ ही साथियों संचार, संचार तकनीकी। कौन सी तकनीकी? संचार तकनीकी। संचार तकनीकी में साथियों आज देख लो कि क्या है, एक ईमेल है, कंप्यूटर है, कौन सा है? कंप्यूटर है, इंटरनेट है, फोन है आदि। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं क्या कर रही है, इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि क्या है जैसे ईमेल है या अपने फैक्स कह सकते हैं, वो इन सब के माध्यम से अमेरिका की घटना मतलब सूचनाएं क्षण भर में हमारे पास पहुंच जाती है। सोशल मीडिया का जमाना है,
इनके माध्यम से क्या है कि किसी भी देश की क्या हो रही है, क्या नहीं। अभी लेटेस्ट उदाहरण है साथियों कि हमारे देश के ही एक बहुत बड़े मतलब हम बात कर सकते हैं कि व्यापारी या उद्योगपति की बात कर सकते हैं। मतलब अडानी ग्रुप, उनके शेयर किस तरीके से क्षण भर में केवल एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर ही गिर गए। तो इससे हमें पता चलता है कि एक क्षण भर में अगर ये बातें हो सकती है, तो वैश्वीकरण को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन कारकों की है, जिनमें प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण है, सूचना तकनीकी है, इनके साथ ही ईमेल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, फ़ोन है, ये सारे के सारे। अब साथियों हम बात कर रहे थे ना इससे पहले कि 1995 में जो फोर्ड कंपनी आई थी अमेरिका से, उन कंपनी ने क्या किया, हिंदुस्तान की छोटी कंपनियों के माध्यम से काम किया। और इसके साथ ही जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी विदेश में आती है, जैसे अपने हिंदुस्तान में आई, हम बात करें अपने हिंदुस्तान में वैश्वीकरण के अर्थ मतलब क्या प्रभाव रहे, तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो पहला एक ही प्रभाव है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से हिंदुस्तान में निवेश की स्थिति बहुत बेहतरीन हुई है। और इससे कि कोई लघु उद्योग थे या छोटे-छोटे ये हिंदुस्तान के स्थानीय उद्योग थे, उनको भी क्या मिला है, बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिला है कि उनको कच्चा माल प्राप्त हो गया। इनके साथ ही जैसे कि हम इंटरनेट फ़ोन के बारे में मतलब है कि हम एंड्रॉइड फ़ोन के बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही चीन से आने वाले बहुत सारे खिलौनों की बात कर सकते हैं, हम मोबाइल फैक्ट्रियों की बात कर सकते हैं। हम मतलब ये भी बात कर सकते हैं जैसे कि आप सब पता होगा आप सबको कि कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला जैसी कंपनियाँ, ये सारी की सारी कंपनियाँ विदेशी है, हमारी यहाँ की नहीं है। तो एक तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि विदेशी कंपनियाँ आई हमारे देश में, जिससे के कारण लोगों में सस्ते माल मतलब है कि गरीब लोगों के पास या जो लोग कम पैसों में अच्छा माल खरीदना चाहते हैं, तो ये कंपनियाँ उनको कम पैसों में एक बेहतरीन माल उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों के आने से हमारे देश में संस्कृति का भी आदान-प्रदान हुआ। अब दूसरा क्या है कि जो हमारी जो मतलब जैसे टाटा मोटर्स वगैरह ये कंपनियाँ हैं, इनके साथ ही बहुत सारी अलग-अलग कंपनियाँ हैं, जैसे कि दवाइयों की कंपनियाँ हैं या हम कह सकते हैं मसाले वगैरह है, उनकी कंपनियाँ या फैक्ट्रियाँ, तो वे भी क्या कर रही है कि हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में अपना निवेश स्थापित कर रही है या निवेश कर रही है और उनके माध्यम से क्या है कि वे भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की श्रेणी में, तो विदेशों का पैसा हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भी लगातार क्या है भंडार में वृद्धि हो रही है, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतरीन तरीके से सुधर रही है। तो ये साथियों इसमें क्या है अपने लाभदायक या सकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। नकारात्मक प्रभाव ये है कि अगर विकसित देशों की कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में आएगी, तो इसका मतलब श्योर है कि हम क्या करेंगे, अपने स्थानीय छोटे-छोटे लघु कुटीर उद्योग है, वो धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। क्योंकि इन कंपनियों के माध्यम से बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं, जो सस्ते भाव में उपलब्ध करवा दी जाती है। और क्योंकि मशीनों से निर्मित होती है, कम समय लगता है और बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी मतलब सुंदर के साथ या बनावट के साथ और सटीक और टिकाऊ होती है, इसलिए लोग उनको खरीदना पसंद करते हैं। और इसके साथ हम एक सकारात्मक और बात करें तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से बहुत सारे बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिला है। तो ये 2-3 कारण हैं, जो मुख्यतः प्रभाव के तौर पर देखे जा सकते हैं हिंदुस्तान में। मैं इसके साथ ही अपना ये पाठ पूरा हो जाता है साथियों, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक तो वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? और दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका मतलब वैश्वीकरण में। और तीसरा हम ये बात कर सकते हैं कि 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछेंगे वैश्वीकरण के कारक कौन से हैं? मुख्य कारक तो प्रौद्योगिकी के बारे में या फिर जो आज के जो भी है ये सभी मतलब प्रौद्योगिकी है, अपने संचार तकनीकी, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट वगैरह ये सारे के सारे। और इसके साथ ही एक चीज़ आती है साथियों, ये डब्ल्यूटीओ तो पूरा याद रखना ही है और इससे अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो वो एक ही क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन का क्या नाम है? मतलब वो क्वेश्चन कौन-सा है? तो वो क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने भारत पर क्या-क्या प्रभाव है वैश्वीकरण से? तो जो 2-3 प्रभाव है अभी हमने उनकी चर्चा की थी। एक तो विगत दो 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लगातार भारत में आना और उसके साथ ही जो आवश्यक वाली चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को सस्ते कीमत पर पहुँचाना ज़्यादातर अमीर लोगों के परिवार वाले ही खरीदते हैं या अमीर परिवार वाले लोग ही खरीदते हैं। इसके साथ ही बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और जो छोटे-छोटे हमारे उद्योग हैं, उनको कच्चा माल भी उपलब्ध हो रहा है सस्ते में। दूसरा हमारा निवेश भी है या हमारी कंपनियाँ भी है, जैसे कि एक आध कोई कंपनी का नाम याद कर लेना, टाटा मोटर्स का, तो उनकी भी मतलब वस्तुएँ विदेशों में बिक रही है, जिससे कारण हमारे निवेश में भी वृद्धि हो रही है। विदेशी मुद्रा के भंडार में भी विदेशी मुद्रा का भंडार भी हमारे देश में ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से हो रहा है। संस्कृति का आदान-प्रदान हो रही है, इससे कि शांति व्यवस्था, युद्ध युद्ध की संभावना भी अगर परोक्ष रूप से देखें तो बहुत कम हो रही है।
क्योंकि एक दूसरा देश आपस में जुड़ रहे हैं। एक हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वैश्वीकरण कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम की सार्थकता को भी स्पष्ट तरीके से हमें बताता है। अब देखिए साथियों, एक इसका और लास्ट शब्द है जो है उदारीकरण। क्या है? उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब भी साथियों जैसे कि सामान्यतः हमें समझ में आ गया होगा, शब्द भी लिखा उदार। उदार का मतलब होता है सरलीकरण करना, किसी भी चीज को, जो कठिन चीज है उनको सरलीकरण कर देना। अब जैसे कैसे साथियों, जैसे कि अब इसके वास्तविक परिभाषा क्या है कि किसी भी सरकार द्वारा कि अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। वापस सुन लेना, एक नंबर का सवाल बन सकता है कि सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को, व्यापार में अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है या सरलीकरण कहलाती है? ये भी थोड़ा सा साथियों में याद रखना है। अब साथियों हम अगली बात करें तो फिर तो इन ये जो अवरोध वगैरह हटाए गए ना, इनसे क्या है कि जो व्यापारी कंपनियां जो आती है जिनके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा नहीं लगता है, कम लगता है, या उनको भी यहाँ आने में थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो जिससे कि वे कंपनियां भी अपना यहाँ ठीक तरीके से काम कर पाती है। अब अगला है साथियों उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता का अधिकार। कौन सा है साथियों? उपभोक्ता का अधिकार। देखिए साथियों, नाम है, इससे पहले ये याद करना है कि 24 दिसंबर, कब साथियों? 24 दिसंबर 1986 को, ठीक है। कौन सा अधिनियम? कोपरा। कौन सा है साथियों? COPRA, कोपरा। कब? 1986 में। संशोधन कब किया गया? तो इसमें संशोधन किया गया साथियों 2019 में। कब किया गया? 2019 में। कोपरा में संशोधन किया गया 2019 में। 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना, उपभोक्ता दिवस। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन बोलेगा, और 100% आने की संभावना है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। इसके साथ ही 24 दिसंबर 1986 को कोपरा लागू हुआ, मतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। कोपरा का नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अन्य नाम कौन सा है? तो अन्य नाम इसे कोपरा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। इसमें संशोधन कब हुआ? 2019 में हुआ। और संशोधन हुआ तो इसमें क्या जोड़ा गया? जो ऑनलाइन हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन वस्तुएं खरीद रहे हैं, वस्तुओं को खरीदना भी कोपरा में शामिल कर दिया गया, कोपरा में सम्मिलित किया गया, या हम कह सकते हैं शामिल किया गया, शामिल किया गया। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना साथियों कि 2019 में कोपरा में संशोधन किया गया। देखो कोपरा बना कब था? सबसे पहले तो यही चीज है कि 24 दिसंबर 1986 को बना था, ठीक है। कहाँ? भारत में बात कर रहे हैं। और 24 दिसंबर 1986 वाले इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम को कोपरा कहते हैं, इसका दूसरा नाम ही कोपरा है। इसमें संशोधन 2019 में किया। इसमें ऑनलाइन जो हम जैसे फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजोन है या फिर अन्य कोई है साधन है, उनके माध्यम से कोई भी चीज मंगाते हैं, तो उनके साथ भी उनमें भी हमारे प्रति धोखाधड़ी नहीं हो, हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं हो, उनसे बचने के लिए दो ऑनलाइन चीजें वस्तु खरीदने में भी कोपरा को क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। ये भी थोड़ा सा साथियों याद रखना। अब देखिए इसके साथ ही साथियों उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब साथियों बात है उपभोक्ता कौन है? वो व्यक्ति जो अंतिम वस्तुओं का उपभोग करता है, वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। हम वस्तुओं का क्या करने वाले? उपभोग करने वाले, इसका मतलब हम क्या है साथियों? उपभोक्ता है। देखो कि अब बात आती है कि हमें उपभोक्ता संरक्षण कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। हमें उपभोक्ता संरक्षण कानून लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कि हमारे बाजार में हमारे प्रति एक तो क्या है कि लोग जागरूक नहीं है, और जिसके कारण बाजार की जितने भी दुकान वाले हैं या बाजार में जो सामान बेचने वाले हैं, वे लोग क्या करते हैं कि जो अच्छी गुणवत्ता वाला सामान नहीं है उसके बावजूद भी लोगों को दे दिया जाता है, नंबर एक। दूसरा है कि जो एक्सपायरी डेट वाला सामान है, हम ये बात कर सकते हैं कि जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो वो भी सामान दिया जा सकता है। कम रेट वाला या कम मूल्य वाला सामान भी अधिक मूल्यों में दिया जा सकता है। उसके साथ ही मिलावटी है, धोखाधड़ी है, या सामान या खराब सामान है, वो भी ग्राहकों को दिया जा सकता है या उपभोक्ता को दिया जा सकता है। और अगर मिलावटी वाला या खराब सामान का अगर ग्राहक प्रयोग करेगा या
मतलब उपभोक्ता प्रयोग करेगा तो उसके शारीरिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। तो इन सब के कारण, इन परिस्थितियों के कारण या इस समस्याओं को से निपटने के लिए हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। हमें उपभोक्ता के अधिकार की क्या पड़ी साथियों? आवश्यकता। इस पाठ का पहला सवाल और अच्छा सवाल ये बनता है। बाकी छोटे वाले तो ये है ही है, दिवस है, मतलब माफ कीजिए, ये दिवस है। ठीक है साथियों? अब देखो, इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमें बात करना है कि क्या किया सरकार ने। तो देखो, एक तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। ठीक है, इसके साथ ही राज्य उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग, और इसके साथ ही एक आयोग और बनाया, किसके मतलब जिला उपभोक्ता आयोग, जिला उपभोक्ता आयोग। तीनों याद रखना साथियों, जिला उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग और मतलब जिला अपने राष्ट्रीय उपभोक्ता। 10 करोड़ से ज्यादा का मामला, 10 करोड़ से ज्यादा कोई मामला है, अगर मतलब है कि 10 करोड़ से ज्यादा अगर सामान खरीदार दिक्कत है तो फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जाएंगे, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 1 करोड़ से ज्यादा, और 10 करोड़ से कम है तो फिर किस में आएंगे? उपभोक्ता में। और 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक के मामले किस में है? तक। तो 1 करोड़ तक तो है फिर जिला उपभोक्ता आयोग में, और राज्य उपभोक्ता आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 10 करोड़ से भी ज्यादा का अगर कोई मामला है, ऐसा कोई दिक्कत है तो फिर वो थोड़ा सा याद रखना। तो इसकी शिकायत हम राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो राज्य उपभोक्ता आयोग में, 1 करोड़ से कम है तो फिर वो हम किस में करेंगे? कि अपने जिला उपभोक्ता आयोग में। अब देखिए साथियों, इस उपभोक्ता आयोग का सबसे पहली बार बात, मतलब उपभोक्ता की का जनक किसे देश को, कौन से देश को कहते हैं? तो फिर यूएसए को कहते हैं, अमेरिका में। मैं कहीं पढ़ रहा था साथियों कि 15 मार्च को, 15 मार्च 1962 को अमेरिका में उपभोक्ता अधिनियम की मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया सबसे पहली बार विश्व में। इसीलिए विश्व में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता 15 मार्च को, और कहाँ? अमेरिका में लाया गया। इसीलिए इस दिन को याद करने के लिए विश्व में उपभोक्ता अधिनियम मतलब उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और अमेरिका में कब लाया गया? तो अमेरिका में 15 मार्च 1962 को लाया गया। अब भारत में जो उपभोक्ता का अधिकार है, उनके तहत कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए? तो इसके तहत हमें अधिकार दिया गया चयन करने का, चयन करने का अधिकार। ठीक है साथियों, और इसके साथ ही अधिकार, इसके साथ ही सूचना पाने का अधिकार, पाने का अधिकार। अब मैं आपको कह सकता हूं साथियों, अधिकार प्रतिस्पर्धा, चुनने का अधिकार। ठीक है, अब देखिए साथियों, ये सूचना का अधिकार है, ये 2005, अक्टूबर 2005। कब है साथियों? अक्टूबर 2005 में भारत सरकार की तत्कालीन भारत मतलब सरकार किसकी? यूपीए की गठबंधन की गवर्नमेंट थी अपने। आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार दिया गया। इस अधिकार, ये मतलब इनके मौलिक अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार में अधिकार सम्मिलित है कि चयन करने का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है, प्रतिस्पर्धा का अधिकार है, और चुनने का क्या है? इनका भी अधिकार है। अब देखिए साथियों, चयन करने का कि हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि मैंने किसी महाविद्यालय में मतलब है कि अपना प्रवेश करवाया, और मैं वहाँ 4-5 दिन गया, मेरी फीस जमा हो गई, और फिर वो बाद में मुझे लगा कि यहाँ मैं ठीक तरीके से, मुझे कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, या मैं ठीक तरीके से यहाँ अपना मतलब समय नहीं बिता पा रहा हूँ, या नई चीजें समझ रहा हूँ, तो मैं उस विद्यालय को वापस छोड़ता हूँ। और अगर उसके बाद मेरी फीस रोकी जाती है तो इसका मतलब है कि हम इनके तहत कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा कि किताब में उदाहरण है बहुत बेहतरीन। ये किताब में ये भी उदाहरण है कि अगर मान लो कि हम कहीं गए और हमारा जैसे ये किताब में कोई नाम करके मतलब मैं ठीक तरीके से वो किताब वाला उदाहरण को याद नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम ही है या मैं ही हूँ, मान लो कि डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे मेरे एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे कि मेरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया, मेरी जो बीमारी थी वो ठीक नहीं, और उससे ज्यादा शरीर पर मतलब है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो उसके बावजूद हम उस सरकार के खिलाफ मतलब हम उस अस्पताल के खिलाफ क्या कर सकते हैं? कार्रवाई कर सकते हैं, और उसका हर्जाना भी उस अस्पताल को भरना पड़ सकता है, जैसा कि किताब में
बताया गया है और ये वास्तविकता में होता है। लेकिन साथियों क्या है कि इनके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का जागरूक होना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले क्या था कि लोगों को बिना मतलब लूटा जा रहा था। तो अब क्या है साथियों की एमआरपी लगा दी गई है। एमआरपी का मतलब होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य कि अगर हम किसी भी दुकान से कोई भी चीज लेंगे, कैसी भी वस्तु लेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा एमआरपी ही लेगा, एमआरपी से ज्यादा किसी भी रेट नहीं लेगा। साथियों एक हमारी सबसे बड़ी विडंबना है और मतलब है दुर्भाग्य है कि हम कभी ध्यान ही नहीं देते किसी चीज पर। आज जो पार्ले का बिस्किट आता है उस पर खुले तरीके से लिखा गया है कि एमआरपी 4 रुपए, उसके बावजूद भी हम दुकानदार को 5 रुपए में दे के आते हैं और दुकानदार लेता है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये भी साथियों याद रखना है कि हमें किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा देना है कि एमआरपी से अधिकतम किसी भी वस्तु का रुपए नहीं हो सकते, पैसे नहीं हो सकते। तो ये एमआरपी का मतलब है अधिकतम खुदरा मूल्य। अब देखिए साथियों, तो हमें कैसे पता चलेगा किसी भी वस्तु की गुणवत्ता या कोई भी वस्तु अच्छी कैसे है? तो भारत सरकार ने क्या किया है कि गुणवत्ता के चिन्ह दिए हैं। किसके चिन्ह? गुणवत्ता के चिन्ह। अगर मैं बात करूं साथियों तो गुणवत्ता के तीन चिन्ह। कितने चिन्ह है? तीन। कौन कौन से? ये भी साथियों महत्वपूर्ण है, सवाल है इस पार्ट का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गुणवत्ता के चिन्ह। गुणवत्ता के चिन्ह। तो जैसे कि साथियों गुणवत्ता के चिन्ह, तो गुणवत्ता का चिन्ह पहला क्या है? एक साथियों आईएसआई। कौन सा है? हम यहाँ बात कर सकते हैं आईएसआई। ठीक है। दूसरी हम ये बात कर सकते हैं एग मार्क। कौन सा मार्क? एग मार्क। और एक है हॉलमार्क। ठीक है, मतलब है ये लोगो है। गुणवत्ता के क्या है? लोगो। कितने लोगो है? तीन लोगो है। आईएसआई, एग मार्क और हॉलमार्क। अलग अलग वस्तुओं के लिए, जैसे कि कोई लोहे की वस्तु वगैरह या कोई धातु वगैरह है तो उनके लिए अलग से होगा। कोई अगर खाद्य सामान के लिए है तो उनके लिए अलग से होगा। और अगर सोना चांदी है, कोई मतलब धातुओं का ब्रांड है, तो उनके लिए अलग से अलग चिन्ह दिए गए हैं। तो गुणवत्ता के कितने चिन्ह दिए गए साथियों? तो गुणवत्ता के तीन तीन चिन्ह दिए गए हैं। आईएसआई और इसके साथ ही कौन से? अपने एग मार्क और हॉल मार्क। तो इस प्रकार साथियों हमने ये पूरे मतलब है तीनों पार्ट एक तरीके से या ठीक तरीके से पढ़ने का प्रयास किया गया और हमने ये समझने का प्रयास किया गया कि लगभग इन तीनों पाठों में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। अब इनके साथ ही साथियों का अगर हम इस पार्ट में बात वापस करें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, तो एक तो हम सबसे पहले उपभोक्ता का अधिकार मतलब या कोपरा क्या है, हम ये कर देख सकते हैं। भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और इसके साथ ही उपभोक्ता शिकायत कहाँ की जा सकती है? तो केंद्रीय स्तर पर अलग से बनाया गया है, राज्य स्तर पर अलग से बनाया गया है और मतलब राज्य उपभोक्ता आयोग और इस जिला स्तर पर अलग से एक मतलब है कि जिला उपभोक्ता आयोग भी बनाया गया है। इसके साथ ही साथियों इनकी क्या मतलब है कि सीमा रहेगी वो भी। और फिर हमें उपभोक्ता अधिकार की आवश्यकता क्यों? एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला एक प्रश्न याद करना है आपको कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। महीना अगर याद करना है तो फिर अक्टूबर 2005। और जो कोपरा है उसमें संशोधन कब हुआ? तो 1900 नहीं 2000। अपने कोपरा में संशोधन होता है साथियों 2019 में। और 2019 में किसे साथ में जोड़ा गया? तो जो ऑनलाइन हम जितनी भी परचेसिंग करते हैं या खरीदारी करते हैं उनको किसमें सम्मिलित किया गया है? तो उसको भी कोपरा में सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ ही हम साथियों अपने फिर गुणवत्ता के महत्वपूर्ण तीन चिन्हों के बारे में बात करते हुए हम आज की अपनी ये तीन गुणवत्ता के चिन्ह है, आईएसआई है, एग मार्क है, हॉल मार्क है। और इसके साथ ही हम आज अपनी अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। और साथियों मैं आशा करता हूँ आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। एक बार अगर हम जल्दी में चले हैं, क्योंकि अभी साथियों की अगर हम यही एक पार्ट अगर इसी समय में पहले अगर पढ़ते तो एक पार्ट करते, लेकिन मुझे भी लगता है कि हम जल्दी में चल रहे हैं। लेकिन साथियों इसके पीछे हमारे पास समय भी तो बहुत कम है, तो हम समय की महत्ता को देखते हुए हमें चलना चाहिए। और उनके अनुसार ही अगर आपको, मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अगर कहीं न कहीं दिक्कतें आती है तो इसी वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए, आखिरकार ज़रूर समझ में आएगा। और हम ऐसा भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और आशा भी रखते हैं कि इनसे कोई बार सवाल नहीं आए और भगवान हमारे सपनों को साकार करें। इसी उम्मीदों के साथ नमस्कार।